नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज बजट का दिन है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इन चुनावों में दिल्ली का मध्यम वर्ग यानी मध्य वर्ग अहम भूमिका निभा सकता है, जो पिछले कुछ चुनावों से आम आदमी पार्टी का प्रमुख समर्थक रहा है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं और बीजेपी ने मध्य वर्ग को साधने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं, जिनमें एक अहम कदम आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल ही में बजट में आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की, जिससे मध्य वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। इस कदम से सरकार का यह संदेश है कि वो हर वर्ग के हितों का ख्याल रखती है, खासकर उन लोगों का जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। मोदी सरकार की यह योजना, जिसमें मध्य वर्ग को टैक्स में राहत दी गई है, दिल्ली की विधानसभा सीटों पर भाजपा को सीधे लाभ पहुंचा सकती है, क्योंकि मध्य वर्ग का एक बड़ा समूह दिल्ली में स्थित है। बता दें कि दिल्ली में लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के परिवार समेत कुल करीब 20 लाख लोग इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए भी विभिन्न रियायतें देने की बात कही है, जिससे वृद्ध जनसंख्या का भी ध्यान रखा जा सके। अब चुनाव से पहले बीजेपी का ये कदम खास तौर पर उन लोगों को आकर्षित करने के लिए है जो पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे, लेकिन इस बार वे बीजेपी की ओर झुकाव महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने मध्य वर्ग के लिए योजनाओं का ऐलान कर चुनावी रणनीति को और मजबूती देने का प्रयास किया है। अब इन सब का असर दिल्ली की चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है, ऐसा अंदेशा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि यह बजट दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए कितना लाभदायक होगा, लेकिन उससे पहले चंद प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। देखिए, बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई कि मैंने स्वयं राज्यसभा में 258 रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए तैयार है, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है। को लेकर के जो उत्साह हम जनता के बीच में देख रहे हैं, वो बेमिसाल है। पहली बार इतना उत्साहित तरीके से लोग स्वागत किया है बजट को। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं और निर्मला सीतारामन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत खूबसूरत बजट दिया है और चाहे किसान हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी, एमएसएमई में जितने लोग लगे हुए हैं और दूर दराज के जितने भी लोग हैं, सबके लिए इतना शानदार बजट दिया है। अब इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे और भी पॉइंट वाइज, सेक्टर वाइज जो काम किए हैं। लेकिन पहला रिएक्शन ये है कि देश उत्साह से भर गया है इस बजट के आने के बाद। मैंने इसमें देखी कि जो कई दिनों से लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को विशेषकर लगता था कि हम और खरीदना चाहते हैं और अच्छी चीजें हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तो एक कंजम्पशन ग्रोथ को बहुत बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा।
जिससे व्यापार और उद्योग जगत को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। ऐसे प्रावधान और जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, हमारे मध्यम वर्ग भाई बहनों को 25 लाख रुपए तक जिसकी भी आमदनी है उसको तो बहुत बड़ी सौगात, 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं। तो उससे लगा कि जो मिडिल क्लास ग्रुप है जो बार बार ये मांग कर रहा था कि टैक्स रिलीफ मिले, उनको वो रिलीफ मिलेगा, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के खत्म कर दिया है। अब जो फाइन प्रिंट सामने आ रही है उसमें यह है जो 0 से लेकर 4 लाख तक कमाते हैं उनके लिए टैक्स फ्री टैक्स नहीं होगा, पर 8 to 12 लाख के लिए अभी भी टैक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो ये अब उनको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या कि आप जो बोलते हैं उसे आधे घंटे बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर देते हैं, तो ये तो जुमला ही साबित हो रहा है। दूसरी चीज जो बिहार को लेकर फोकस रहा, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो बिहारी हर सोच रहा होगा कि हर साल चुनाव आए। देखिए, इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती है। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। देखिए, हम तो अपेक्षा करते हैं दिल्ली जो है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स जो है वो केंद्र सरकार को देती है, बदले में 325 करोड़ रुपए दिल्ली को वापसी में मिलता है। तो हम तो यही मांग करेंगे, दिल्ली को प्रॉपर शेयर उसका मिलना चाहिए, जो उसका हक है दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोग इनकम टैक्स के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से खूब पैसा देते हैं। तो चलिए, आपने जो है पूरी प्रतिक्रियाएं भी सुनी और साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशन वाली आरोप भी जो विपक्ष के वो भी आपने सुन लिए, लेकिन जो साफ तौर पर बात है कि 12 लाख रुपए तक जो है जीरो टैक्स, उसमें क्या है 87A रिबेट क्या है, ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और दिल्ली का चुनाव भी नजदीक है, उसका असर कितना प्रतिशत होता है, ये दावा सही है कि भाई फायदा होगा या गलत होगा, ये दावा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए, हमारा काम है विश्लेषण करना। हमारे साथ तमाम मेहमान कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाएंगे और उनसे हम ये हर प्रश्न का जवाब लेने का निष्पक्ष तरीके से प्रयास करेंगे कि भाई सभी को बराबर का मौका मिले। और मैं सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लें ताकि कोई विघ्न ना आए हमारी डिबेट के दौरान। स्वागत करता हूं हमारे साथ हर गोविंद अरोड़ा जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तनु जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। विक्रमजीत जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित गुप्ता जी हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री, और उन्हीं के साथ साथ आपका धन्यवाद अमित। और सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, क्योंकि इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स, हर चीज का विश्लेषण। अमित, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझा देते हैं लोगों को। ये बजट अच्छा कहा जा रहा है, मिडिल क्लास के लिए बेनिफिटिंग, एक तरीके से बेनिफिट करेगा मिडिल क्लास को, ये बात सामने आ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई ये 0 से 4 तक 0, उसके बाद 4 से 8 तक इतना प्रतिशत, लेकिन अंत में वो 0 हो जाता है। तो वो समझाते हुए, क्योंकि हमें यंगस्टर्स भी देखते हैं, एलीट क्लास भी देखता है, हर कोई जानना चाहता है कि भाई ये 0 बोल दिया फिर उसमें प्रतिशत लगा दिया, तो वो क्लैरिफिकेशन हो जाए टैक्स के इंडस्ट्री के हिसाब से, टैक्स के नियमों के हिसाब से। अमित जी, आपका ऑडियो अनम्यूट हो बस। हाँ, धन्यवाद शिवम जी। सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं। आज का जो ये बजट आया और जो टैक्स स्लैब चेंजेस हुए हैं, वो मेरा मानना है कि एक मिडिल क्लास को बहुत बड़ा इनाम मिला या गिफ्ट मिलता है, राइट। इसमें जैसा कि आपने बताया कि 0 से 0 तक 0% टैक्स है, उसके बाद 4 to 8 5% का टैक्स स्लैब है, 8 to 12 आपका 10% का टैक्स स्लैब है। इसका मीनिंग है कि जिन भी लोगों की टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपए है, उनके लिए टैक्स लायबिलिटी 0% रहेगी, और जिसकी 12 लाख से ऊपर है, राइट, उसको बिटवीन 4 to 8 5% ही टैक्स पे करना है, और बिटवीन 8 to 12 केवल 10%। अमित जी, बस ये अभी परसेंट भी आपने बताया और निल भी बताई, ये विश्लेषण जो ये मैं चाहता हूं कि दर्शकों की जो ये मतलब कंफ्यूजन है वो दूर कर ली जाए। जी
मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है और टोटल 12 लाख रुपए इनकम है, तो उसका टैक्स 0 रहेगा। 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। बट अगर किसी की इनकम 12 लाख से ऊपर है, मैंने कहा 20 लाख रुपए इनकम है, तो उसके लिए टैक्स की एजम्पशन 4 लाख रुपए ही रहेगी। बट उसके लिए बेनिफिट क्या होगा कि पहले 4 लाख के ऊपर 0 है, अगले 4 से 8 के ऊपर केवल 5% है, और अगले 8 से 12 के ऊपर 10% है। अच्छा। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मतलब जिसकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है उसके लिए बिल्कुल 0 हो गया है। जिसकी 12 लाख से ऊपर इनकम है उसके लिए ये जो बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स है, लोअर स्लैब रेट है, वो एप्लीकेबल होगा। उसकी इनिशियली 4 लाख के ऊपर 0 होगा। ठीक है, चलिए ये आप रिएक्शंस लेते हैं। पहले हरगोविंद जी आप पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले विपक्ष का भी तो एनालिसिस ले लें कि उनको कितना अच्छा लगा, बुरा लगा, कितना वो समझते हैं कि ये मिडिल क्लास के हित में है, और आरोप प्रत्यारोप का मौका तो सभी को देंगे। लेकिन चलिए तनु जी आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर? क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाई मिडिल क्लास को इतनी राहत अब दी गई है, ये पहले हो जाना चाहिए था, ये कहेंगे, या फिर और भी विस्तार से किस विश्लेषण इस पूरे टैक्स स्लैब्स के बारे में, ये रियायतों के बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी तनु? देखिए, पहले आपको नमस्कार, फेलो पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकसित भारत की बात की थी, मेड इन इंडिया की बात की थी, मेड इन इंडिया की बात की थी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी और गरीबों को राहत देने की बात की थी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो इन्होंने ये निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, इस बजट को चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए बजट अभी पेश करना जरूरी हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल बनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। अब आप ये देखिए कि बजट तो इन्होंने बना दिया, उस बजट में आप देखिए नॉर्थ के लोगों की कहीं बात नहीं। इन्होंने बिहार का जिक्र इतनी बार किया है क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, और इनको ये लगता है कि बजट अभी पेश करने से दिल्ली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि टैक्स माफ कर रहे हैं हम युवाओं के लिए। पहले आप ये बताइए कि रोजगार देने के लिए आपने क्या बात की है बजट के अंदर? रोजगार अगर आप जनता को देंगे नहीं, तो जनता को पहले इस काबिल तो बनाइए कि वो उतना टैक्स भर सके और फिर उसको माफ मिल सके। आप आज की डेट में देखिए, ग्रेजुएट जो युवा है वो 29% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर घट रहा है, और जो लोग अपने देश के हैं वो फॉरेन में इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। और ये मैं ऐसे दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च के साथ इसको पढ़ा है, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमसे ज्यादा है आज की डेट के अंदर। तो इंडियन कंपनीज का फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडियन कंपनीज में घट रहा है। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि बजट सिर्फ खोखले वादे हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में आने थे जो अब नहीं आए। अब क्योंकि चुनाव में बजट तो इन्होंने पेश कर दिया, अब उस बजट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जैसे इनके मैनिफेस्टो में झूठे वादे हैं, ठीक वैसे बजट में भी वादे तनु जी, पर बांग्लादेश क्यों? बांग्लादेश में मानता हूं कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं बांग्लादेश का कि भाई वहां पर कपड़ा उद्योग कह लो, ये तमाम चीजें चलती हैं। अब वहां पर हालात भी तो आप तनु देख रही हैं कि ऐसा बांग्लादेश जैसा हाल चाहिए कि भाई इंडस्ट्री भी ग्रो करे और तबाही हो जाए। देखिए, आप सिर्फ उससे पर कैपिटा इनकम छोड़िए, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लीजिए। 2024 में 127वें विश्व के स्थान पे 105वें स्थान पर है भुखमरी में, और ये कह रहे हैं कि देश में रोजगार बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं कि लोगों का टैक्स माफ हो रहा है। तो टैक्स तो तब भरेंगे ना जनता जब रोजगार मिलेगा, जब खा पाएंगे, जब पेट में जाने के लिए रोटी होगी, सब पर तो आपने टैक्स लगा दिया, और उसके बाद आप टैक्स माफी की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप तनु जी आपका भी हमने रिएक्शंस लिया। अब विक्रमजीत जी आप देखिए, आप बताइए, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में, बीजेपी भी चुनावी मैदान में, लेकिन जिस तरीके से तनु जी कह रही हैं कि भाई ये तो चुनाव के दौरान कहा गया है, दिल्ली के चुनाव से पहले जो है बजट आया है, उसी के साथ साथ बिहार को फोकस किया गया है, फ्यूचर में वहां भी चुनाव। लेकिन जो बिहार के मूल निवासी वहां कह लीजिए, जो दिल्ली में आके रोजगार के लिए आते हैं, उनके लिए भी तो ये लोक लुभावन एक तरीके से उनके लिए अच्छा बजट नहीं आप लगता है कि भाई 12 लाख तक अगर माफ हो जाएगा, आम आदमी पार्टी तो रियायतें दे रही हैं, तो अब ये एक एडेड एडवांटेज अगर जनता के पास पहुंच जाता है तो जनता के लिए तो बल्ले बल्ले, वो तो खुश हो जाएंगे। विक्रमजीत जी। शिवम जी, आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। जहां तक आपने 12 लाख के क्वेश्चन किया है, मैं उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, वो डेफिनेटली एक राहत की बात है अगर मध्यम वर्ग की, जिनकी आमदन 12 लाख तक है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस बजट में ये जो 12 लाख की भी बात आई है तब आई है क्योंकि आपने देखा होगा हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी लगातार दबाव बना रही थी कि मध्यम वर्ग के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। हमने इनको 7 बातें कही थी जो बहुत जरूरी थी मध्यम वर्ग के लिए। हमने रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि केंद्र के पास सारे संसाधन है, केंद्र शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% कर दे।
नहीं मानी गई। निजी स्कूलों में शुल्क नियंत्रण कर दे, नहीं माना गया। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी नहीं मानी गई। सिर्फ एक 12 लाख की बात पे आऊंगा बाद में, पर मैं ये बताता हूं कि इन्होंने जो मध्यम वर्ग को भी कुछ नहीं दिया, किसान को भी कुछ नहीं दिया, बेरोजगार को भी कुछ नहीं दिया। स्वास्थ्य बजट 10%, आप देखेंगे कहीं भी आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो इतना होता है, लेकिन यहां नहीं। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाने की हमने बार बार मांग की, इन्होंने पॉपकॉर्न तक पे 3-3 तरह की जीएसटी लगा दी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना वो भी नहीं मानी। किसानों के लिए अब बात करते हैं कि 12 लाख की, नो डाउट के इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसको इन्होंने बढ़ाया, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ जो कर दाता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बड़ी गिनती में देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, पहले कांग्रेस भी कलेक्शन बहुत जबरदस्त करती है, क्योंकि हम साबुन लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। ठीक है, राहतें क्या होती हैं मैं पहले ये बता दूं। राहतें ये होती हैं जो हमारे माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। दिल्ली के लोगों को तकरीबन 25,000 रुपया महीना का फायदा देती है। ठीक है, 25,000 महीना, लेकिन इन्होंने क्या दिया? अब एक बात करते हैं, बोलिए। मोटी सी हिसाब, किसान डिमांड कर रहे थे कि उन्हें कर्ज से मुक्ति चाहिए, कर्ज माफी चाहिए। हाँ। इनने कहा कोई नहीं, क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं। क्रेडिट भी तो कर्ज ही है, चाहे कम ब्याज दर पर है। किसान की कर्ज माफी नहीं की गई। किसान एमएसपी की लीगल गारंटी चाहता था, वो नहीं दी गई। सिर्फ एक बिहार में इलेक्शन के कारण शोशेबाजी की गई है। मुझे वो सीन याद आ रहा है मेहता जी, जब मोदी जी बिहार में गए थे, 50,000 करोड़ कर दूं, 75,000 करोड़ कर दूं, 1 लाख करोड़ कर दूं, 1.25 लाख करोड़ कर दूं, किया कुछ नहीं। बिहार को भी कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक शोशेबाजी है, सिर्फ एक दिखावा है। अब जैसे माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि आप जो कॉर्पोरेट्स को लाखों करोड़ रुपया माफ कर देते हो वो बंद करो, वही पैसा मध्यम वर्ग को दो, वो भी नहीं दिया गया। एक चीज और देखिए, 15-16 लाख करोड़ का और कर्ज लिया जाएगा, क्योंकि जो व्यय है वो तो ये 54 लाख करोड़ के करीब कर रहे हैं। आमदन 34-35 लाख करोड़ बता रहे हैं जो रेवेन्यू आना है। तो 15-16 लाख करोड़ का कर्जा और इस देश में थोपा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में हम 141वें नंबर पर हैं। चलिए, 141वें नंबर पर जो ये बातें करते हैं। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताई दिया कि हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं। उसके बाद शिक्षा पे कितने % का बजट रखा जी। अच्छा, रोजगार के लिए इन्होंने कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं दिया, कोई भी दिखाया नहीं कि हम कैसे रोजगार पैदा करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आपकी जो पॉइंट्स है मैं उनको आगे पहुंचा के मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी उसका जवाब दूं, लेकिन एक जो किसान को जो क्रेडिट कार्ड की बात है, उसकी लिमिट को बढ़ाने की जो बात है, आप ये भी तो देखिए ना, एक तरीके से किसान को अगर एक प्रॉपर माध्यम से कर्ज भी अगर लेना पड़े, आपकी ठीक है, आपका बिल्कुल कहना सही है कि कर्ज माफी तक ये चला जाए, किसानों का हित हो। मतलब बिजनेस पूंजीपतियों का माफ करने से अच्छा कि आम वर्ग का माफ किया जाए। लेकिन वो हंगर इंडेक्स की भी जब बात कही जाए, मैं एक छोटा सा बस ये मैं बोल रहा हूं कि हंगर इंडेक्स की भी जब बात कही जाती है तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का भी दावा बीजेपी के द्वारा किया जाता है। चाहे आप कोविड की बात कर लीजिए, इन तमाम दौरों से होके आपके साथ ही तो देश, ये पार्टी कहाँ की है, इस देश की तो है, इसी दौर से होके तो गुजरी, आपने भी तो देखा है वो दौर। और अब जो आप जो वादे दे रहे हैं, जो 25,000 का आंकड़ा आपने दिखाया है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन अगर बीजेपी कहती है ये हम देंगे ही, ये बंद कुछ नहीं करेंगे और आगे हम आपको ये दे रहे हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी आम आदमी पार्टी को? इसका क्विक रिस्पॉन्स आपसे लेते हुए फिर हम चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। सुनिए, किसानों ने कर्ज और लेने की बात नहीं की थी। किसानों ने कहा था हमारा कर्ज माफी कर दो, आप लाखों करोड़ रुपया आप कॉर्पोरेट्स का तो माफ कर सकते हो, किसान तो कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। किसान तो कहता है कि मुझे कर्ज माफी दे दो, एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, वो दे नहीं पा रहे। अब दूसरी बात आपने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा आप शुरू से देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज के नाम पे सभी रास्ते बंद कर देगी। ये सिर्फ वोटें लेने के लिए कह रही है कि जन कल्याण योजनाएं जो चल रही हैं, मैं ना एक अंदाजा लगा रहा था जी। मैं विक्रम जी, आपकी सारी बातों को मैंने सुना, मैंने और मैं पूरा हाईलाइट करके मैंने बताया। 25,000 वाला आंकड़ा भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कहा गया वो भी मैंने अपने पेश किया। बिल्कुल ठीक है, आप दिखा सकते हैं, वो हमने दिखाया भी। अब हरगोविंद जी, आप पर मैं आता हूं। पीएम मोदी भी जब आते हैं, वो भाषण जब देते हैं तो वो कहते हैं कि जो कंटिन्यू करना है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब मनरेगा की बात हो तो पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जाता शायद ये बंद ना कर दिया जाए, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कहा गया कि भाई हम कुछ भी बंद नहीं करने वाले, हम उसको और बेहतर करेंगे। चाहे आधार से उसको लिंक करा लिया गया, वो तमाम चीजें। दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज उसको कह लो, रेवड़ी कोई कह लेता है उसको, लेकिन जनता तक अंत तक एक लाभ तो पहुंच रहा है। अब आपने एक अच्छा एक बजट दे दिया जहां पर जनता को बहुत टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट, जो मिडिल क्लास वाली डिमांड हो रही थी, वो आप पूरा कर चुके हैं। अब दिल्ली चुनाव कैसा होगा बीजेपी के लिए, और इन तमाम जो आरोप हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उसका जवाब भी आप देते चलिए।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, ये बजट ठीक नहीं है, बजट हानिकारक है, विपक्ष के लिए हानिकारक है। अच्छा अच्छा। लेकिन देश की जनता के लिए ये ऐतिहासिक बजट है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मध्यम वर्ग जो इस टैक्स प्रणाली का लगभग 3 पीढ़ियों से प्रतीक्षा कर रहा था, वो मोदी है तो मुमकिन हुआ। आज ये खुशहाली का जो बजट आया है, ये वो लोग जिन्हें अदरक का स्वाद ही नहीं पता, वो क्या जाने ऐसा बजट। और हर चीज पर एक विलाप करना, वो तो विपक्ष की एक आदत सी बन गई है। और देखिए, 1 लाख करोड़ का जो राजस्व आता था, जो टैक्स आता था, अगर 12 लाख इसको इनकम पर छूट देते हैं, तो वो पैसा मध्यम वर्ग क्या करेगा? अपने तकिए के नीचे रख के सोएगा नहीं, वो बाजार में खर्चेगा। वो पैसा बाजार में आएगा, कई लाख करोड़ उत्पन्न करेगा और उससे कई लाखों करोड़ों रोजगार उत्पन्न होंगे। बिल्कुल। एक स्कूल जाने वाले छात्र को भी आ जाएगा समझ, इसमें अर्थशास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो बार बार, इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है अर्थव्यवस्था के विषय बोलने का। 31 वर्ष में डेफिसिट दिल्ली का बजट घाटे में है। और अभी ये कांग्रेस के साथ मिलकर जो बात कर रहे थे ना, इनके मुसेरे भाई ने इन्हें कहा था, वही इनकी आलोचना करते हैं अपने चुनाव प्रचार और सभी सार्वजनिक मंचों पर, कि आम आदमी ने दिल्ली का बजट घाटे में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं पूरे देश को, दिल्ली मॉडल इन्होंने दे तो दिया। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली मॉडल की बात कही। और आइए चलिए, मैं चाहता तमाम मेहमान जो हैं वो उनको टीवी स्क्रीन पर लाया जाए। एक डेफिसिट वाली बात, ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, विक्रमजीत जी आप पर मैं आऊंगा, ये सवाल मैं जरूर लेता हूं, लेकिन डेफिसिट वाला जो मुद्दा है, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कई इंटरव्यू में देते हुए सुना, वो कह रहे भाई मैं जानता हूं अर्थशास्त्र के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, टैक्सेस के बारे में, कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लेकिन क्या इतना आसान है कि भाई आप भी आरोप लगा रहे हैं तो आप पर भी तो यहां पर आरोप लग रहा है। आप पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी, सबकी राय आपने देखी, अर्थशास्त्री का एनालिसिस आपने यहां पर सुना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो कहा गया, कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा गया और बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा गया। अब एक लेमैन की तरफ से कह लीजिए या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से कह लीजिए, वो क्या देखता है दिल्ली चुनाव में? वो सोचता है कि भाई चलिए मेरी यहाँ पर बिजली का बिल भी मेरा फ्री हो जाए, पानी का भी मुझे ना देना पड़े, वो भी मेरे लिए राहत की बात है। अगर मैं किराएदार हूं तो मेरे को वहां पर भी मेरे को फ्री मिल रहा है। अब लीजिए, ये मोदी जी ने मुझे एक और यहाँ पर तोहफा दे दिया, अब मेरा क्या नुकसान है? मैं अगर मोदी जी कहें कि भाई मैं ये कंटिन्यू रखूंगा और बंद नहीं करूंगा और मैं आपको टैक्स रिबेट भी देता हूं, तो अब जनता का मन अब तो बदलेगा या फिर नहीं? नहीं, आप मुझसे दिल्ली चुनाव पे एनालिसिस चाहते हैं? मैं कंटिन्यू एक टोटल मिला के आप, मैं चाहता हूं। तो टोटल मिला के मैं ऐसे शुरू करता हूं कि सबसे पहले तो प्रवक्ताओं को ये पता होना चाहिए कि इस बजट में जीएसटी डिस्कस नहीं होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके लिए जीएसटी का अलग फोरम है, तो यहाँ पे जीएसटी घटाने बढ़ाने का इस बजट से कोई लिंक नहीं है। ठीक, यहाँ सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी ही इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है और कुछ नहीं है। आई होप कि सबको मालूम होगा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक मॉडल होता है, वो मॉडल ये होता है कि मैंने घर किराए पे, किसी ने मुझे दिया, मैंने उसको किराए पे उठा दिया जी। अब उसका किराया मैं पड़ोसियों में सब में बांट रहा हूं, 10 साल में घर जर्जर हो गया, अब मैं चला भैया अपना संभालो। तो ये एक मॉडल है दिल्ली का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितने शीला दीक्षित के जमाने में या बाद में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे वो सब जर्जर हो गए, कोई रिपेयर पेंट नहीं हुआ। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई इंडस्ट्री यहां पे नहीं लगाई, तो आपको कैसे पता है कि एम्प्लॉयमेंट कहां से आता है? आपको तो ये पता है भाई पैसे दे दो ले लो, और उसमें भी झूठ। आपने बड़ी आसानी से कहा हाँ वो मैं मानता हूं बड़ी अच्छी बात है, 25,000 कहां से है? 25,000 की बजट। दिल्ली में 50% लोग किराएदार हैं, क्या उनका बिजली का बिल माफ हो रहा है? क्या उनका पानी का बिल माफ हो रहा है? क्या उनसे मकान मालिक बिजली के पैसे वसूल नहीं कर रहा? क्या उनसे पानी के पैसे वसूल नहीं कर रहा? आप बताइए कहां से माफ हो रहा है? क्या सबके लोग बसों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जो सबको इतने पैसे की बचत हो रही है? आपने जोड़ दिया, जोड़ के बता दिया हाँ जी, और आप भी उसको कह रहे हैं हाँ वो तो मैं मानता हूं बड़ी अच्छी बात है। किसकी बचत हो रही है 25,000 रुपए की? किसकी बचत हो रही है 25,000 रुपए की? आप जोड़ लगाइए।
जिसके घर में लोग नौकरी के लिए बस से नहीं जा रहे हैं, उसको बस की बचत हो रही है क्या? जो किराएदार है वो बिजली का बिल दे रहा है कि नहीं मकान मालिक को, वो पानी का बिल दे रहा है कि नहीं मकान मालिक को, कहां से बचत हो रही है? तो ये सब फालतू की बातें हैं, समझिए ना। इससे कोई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुरेंद्र स्वामी जी अपनी बात आपको कंटिन्यू करनी है, आप कंटिन्यू करिए उसको। आप जिस पॉइंट पर थे, ब्रेक लेना एक मजबूरी है, चैनल है। स्वामी जी प्लीज। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्री जी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कोई बैंकों के कर्जे माफ होते हैं या राइट ऑफ होते हैं? वो एनसीएलटी में जाते हैं या जो एक बॉडीज बनाई हुई है जो उसकी कर्जे की रिकवरी करती है उनके पास जाते हैं? और अभी तक एनसीएलटी ने कितने लाख करोड़ रुपए रिकवर कर लिए जो कि एनपीए थे बैंकों के? तो यहाँ आके बैंकों के कर्जे माफ कर दिए, उसके कर दिए, गरीब के कर्जे। अरे भाई, आपको इतनी हित हो रही है तो आपने रोजगार बेरोजगार भत्ता दिया क्या दिल्ली में? आपको रोजगारी की फिक्र हो रही है, आपने एक भी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई क्या जिससे लोगों को रोजगार मिले? तो देखिए क्या है, मैं पहले दिल्ली की चुनाव की बात खत्म कर देता हूं कि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनाव में 7 की 7 100% सीट मिलती हो और वही पार्टी विधानसभा में 15% वोट से कम होकर के पीछे रह जाती हो। उसका कारण था फ्रीबीज। अब वो फ्रीबीज में वो जो पूर्वांचली वोटर थे वो वोटर खिसक जाते थे, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के। अब उनको अगर वही फ्रीबीज कांग्रेस भी ऑफर कर रही है और भाजपा का तो दे ही रही है, वो तो सत्ता में है सरकार, तो वो क्यों जाएंगे इनके पास? और ऊपर से ये टैक्स का बजट आ गया। अब मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं उनको सुन रहा था, प्रियंका चतुर्वेदी को, कि एक तरफ तो 12 लाख के, अरे पिछले साल आपको नहीं पता कि 7 लाख तक टैक्स माफ था? उसका क्या नियम था? आप सब लोग रिटर्न भरते हैं कि भाई अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो जो टैक्स बनता है वो भरा नहीं जाता, वो उसमें एग्जम्पशन में आता है। ठीक है। और अगर तो इसी तरह से उस लिमिट को बढ़ा के अब 12 लाख कर दिया। कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12 लाख है तो उसे टैक्स कैलकुलेट जो होगा वो देना नहीं है, भरना नहीं है। लेकिन अगर आपकी 12 लाख से ज्यादा आय है तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा? तो वो जो थ्रेशोल्ड है मिनिमम 4 लाख है, उसके हिसाब से, रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इनको सब पता है, लेकिन उसको कंफ्यूज करने के लिए इन बातों को ये कहते हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में है। इन्होंने गीगा जो वो लगाया है, इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो 45 तक जो करनी है उसमें नहीं होगा। जो इन्होंने एमएसएमई को दिया है बेनिफिट वो नहीं होगा। जो इन्होंने महिलाओं को 2 करोड़ तक का एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टर्म लोन दिया है, क्या उससे आगे इन्वेस्टमेंट होगा? तो क्या वहां पे रोजगार जनरेट नहीं होंगे? जो इन्होंने सबसे बड़ी बात है, जो एक गरीब आदमी जिसको हम गिग वर्कर्स कहते हैं, आपके मैं समझता हूं पैनल पे बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे गिग वर्कर, नहीं तो ये बात करते हैं। तो जो गिग वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते, इंडिपेंडेंटली हैं। जैसे आपने जोमेटो से सामान मंगाया तो वो आदमी नौकरी नहीं करता, वो आ जाता है। जैसे आपने फ्रीलांसर्स है जी, तो वो जो इंडिपेंडेंट, उनको बेचारों को सिक्योरिटी नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए भी सरकार उनको हेल्थ का भी बेनिफिट देगी और उनकी सोशल सिक्योरिटी का भी काम करेगी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो रहा है। स्वामी जी एक छोटा पॉइंट में जो आपने जो फ्रीबीज की बात कही, तो आप कह रहे हैं जो फ्रीबीज देना जो आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई, मकान वाले में, किराएदार वाले में, अभी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक पॉइंट ये दिया गया था कि अब किराएदार को भी शायद बिजली का बिल जो है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन में भी यही बात कही थी, 20 में भी यही बात कही थी। आप बताइए कौन सा ऐसा कानून है जो मीटर किराएदार के घर में मीटर लगवा सकता है? किराएदार के नाम पे कोई लगवा सकता है? बिल्कुल। चलिए ये पॉइंट। और दूसरा, ये सब धोखेबाजी है, कोई गारंटी नहीं है। पानी का बिल माफ करेंगे, अरे आपका जल बोर्ड है वही। ठीक है विक्रमजीत जी, वो पोस्टर दिखा रहे हैं, पोस्टर। विक्रमजीत आता हूं मैं। से क्या होता है, कोई इनकी गारंटी में कहीं इन्वेस्टमेंट है? एक फ्रीबीज वाला 10 सेकंड सुन नहीं सकते। विक्रम जी एक मिनट। सुरेंद्र स्वामी जी फ्रीबीज से इन्वेस्टमेंट खत्म होती है। जवाब सुन लीजिएगा। हाँ, ये खाली धोखाधड़ी है। आप बताइए ना, किराएदारों का बिजली का बिल माफ हो रहा है क्या? चलिए मैं अपना प्रश्न बाद में लूंगा। विक्रमजीत जी आप आइए। पहले भी विक्रम जी अब जवाब सुन लीजिए। आप बोलिए। हाँ, पहले तो मैं इनको बता दूं कि दिल्ली का बजट रेवेन्यू सरप्लस है।
चेक कर लीजिए 2024-25 का। यहाँ बैठ के झूठ बोलने पे आ जाते हो। राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम एक पार्टी का नुमाइंदा नहीं बनना ठीक है, पर्सनल नहीं, पर्सनल कोई नहीं सुन लीजिए अब प्रेम से देखो मेरी डिबेट आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। किसान मर रहा है कि मेरी एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी दे दो, वो नहीं दे रहे इस बजट के अंदर। बजट के अंदर मध्यम वर्ग को सिर्फ एक 12 लाख की, मैंने पहले भी कहा कि 12 लाख के ऊपर मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे भाई तो बिजली का बिल किराएदार को स्वामी जी अब सुन लीजिए, बिल्कुल देंगे, करके पहले भी दिखाया है। स्वामी जी एक मिनट, इनका जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी आराम से। सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी ने सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने का काम किया। अभी मैं इनको कुछ इनके आंकड़े बता दूं। वो विश्लेषक है, वो पॉइंट्स बता रहे हैं। नहीं विक्रम जी फ्लाई ओवर मैं तो जब इंटरप्ट कर रहे हैं इनको। अच्छा स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी एक मिनट, उनका पॉइंट कम से कम उस चीज का तो ख्याल रख लो स्वामी जी इस चीज का तो ख्याल रख लो कि आप राजनीतिक विश्लेषण के नाम पे बैठे हो। नहीं ठीक है नहीं कोई पर्सनल नहीं, मेरी बात सुनिए, वक्त खत्म हो जाएगा लड़ाई। किया आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? आप तो राजनीतिक विश्लेषण की बजाय राजनीतिक एक नहीं ठीक है पर्सनल नहीं जवाब पर्सनली मेरी इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? मैं दोनों इंटरप्ट किया। रुक जाइए मैंने ठीक है स्वामी जी ठीक है वरिष्ठ पार्टी का झंडा लेकर बैठे हैं। आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते? जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते? 38 फ्लाईओवर बना के दिए हमने, 3 यूनिवर्सिटीज बना के दी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना के दिए, 22,711 क्लासरूम बना के दिए, स्कूलों में कंप्यूटर वाईफाई दिया लोगों की बेहतरी के लिए। चलिए आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक भी सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट दिल्ली में सबसे कम है, बेरोजगारी भत्ता दिल्ली में मिलता है। चलिए स्वामी जी बस ठीक नहीं ठीक स्वामी जी विक्रम जी एक मिनट स्वामी जी मानिए वो एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? आप कहिए कि ये चाहते हैं कि हर बात भाजपा के। मैं वही जवाब तो ले रहा हूँ स्वामी जी, मैं वही जवाब ले रहा हूँ। एक जवाब उनका आने दीजिए। हाँ जवाब ठीक नहीं देंगे स्वामी जी। विक्रम जी आप जवाब दीजिए, आप जल्दी से जवाब दीजिए विक्रम जी। बिल्कुल अब आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। हाँ सुनिए 38 फ्लाईओवर हमारी सरकार में बने, 3 यूनिवर्सिटीज बनी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपस नए बनाए गए, 22,711 क्लासरूम बनाए गए। बेरोजगारी भत्ता दिल्ली में मिलता है, जो कहते हैं नहीं मिलता। रोजगार के बारे में अगर बात करोगे फिर बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट दिल्ली में सबसे कम है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ देश कर्जे के अंदर डूबी हुई है, देश कर्जे के अंदर। चलिए बस ठीक मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आता हूँ। मैं जवाब इनकी शिक्षा ये डिबेट में एक चीज ये है कि 9th क्लास के 1,05,000 कम से कम राजनीतिक विश्लेषक होने का तो मान रख लीजिए। लिख के आया हुआ है कि राजनीतिक विश्लेषक हो आप। ठीक है नहीं ऐसा नहीं कोई पर्सनल ना हो सभी की बात को राजनीतिक विश्लेषक है कम से कम। वरिष्ठ है देखिए वो अपनी बात तर्कों के साथ ही हर कोई रख रहा है, लेकिन एक मिनट मेहता जी विक्रम जी आप अपना पॉइंट कंप्लीट करिए फिर मैं शास्त्री पे जाता हूं। विक्रम जी कुछ बिल्कुल। अब दूसरी बात सुन लीजिए। एजुकेशन के ऊपर समय खत्म होना, इन्होंने 2% के करीब रखा। नहीं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला जो बात है। अमित आप पर आता हूं मैं दोनों को माफ कीजिएगा विक्रम जी, सुरेंद्र जी सारा झूठ लगाने का ठीक है। तो आप बोल रहे हो राजनीतिक विश्लेषक। अमित जी आप बोलना चालू करिए, ऐसा ही रहेगा। आप जो अपने पॉइंट को रखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 36 लाख पेमेंट ड्राफ्ट और मेडिसिन्स को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाला है। और जो कि पहले जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ये क्रिटिकल मेडिसिन है ये आम लोगों के बजट में अब आ सकेगी, उनके लिए अफोर्डेबल होगा। ठीक है हाँ। इसके अलावा 6 मेडिसिन को भी 5% की लिस्ट में डाला गया जिनके ऊपर पहले कस्टम ड्यूटी का रेट अधिक था। इसके अलावा 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेशेंट। नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली जो पॉइंट स्वामी जी ने कहा मतलब वो उस पर चर्चा नहीं होनी थी, वो बिल्कुल सही है। मतलब जिस तरीके से स्वामी जी ने विश्लेषण दिया वो मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। या जीएसटी के जो भी मैटर्स है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस होते हैं। ठीक है चलिए ठीक है। फिर विक्रम जी देखिए पॉइंट टू पॉइंट ही मैं सबसे ले रहा हूँ। नहीं आपको मौका दिया है, सुरेंद्र स्वामी जी को दिया, बाकी भी तो हैं। तनु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे को इंटरप्शन मिली है मेहता जी जब प्री बजट की छोटा सा तनु जी से भी तो प्लीज विक्रम जी फिर आप पे आने का प्रयास करता हूँ। तनु जी हाँ
देखिए मेहता जी, ये जो बजट है ये बहुत टॉपिक है, इस पे डिस्कशन कई घंटे चलेगा। जितना समय में विडंबना है कि मैं मोटा मोटी बात कर लेती हूँ। बोलिए। आप ये देखिए कि ये विकसित भारत की बात करते हैं, मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉर्पोरेट का जो टैक्स है आज आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम है। नहीं, इस पर भी स्वामी जी ने जो स्टेटमेंट रखा था, इस पर भी आप ये सोचिए कि इन्होंने पूंजीपतियों का 25-26 पूंजीपतियों का 16 लाख माफ कर दिया। अगर वो 16 लाख रुपए अगर ये जनता में लगा देते तो शायद कुछ हो जाता। चलिए हरगोविंद जी क्विक सर, टाइम ना खत्म हो जाए। हरगोविंद जी बोलना चालू करिए। आप आपका जवाब दे दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को। 2014 के पहले रेलवे प्लेटफॉर्मों पर और खुले में सड़ता हुआ अनाज पूरी दुनिया ने देखा, केवल भारत ने नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या आप इसे बांट सकते हैं गरीबों में? तो कांग्रेस की सरकार ने कहा हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आप बीच में ना बोलिए बहन जी। आज हर गरीब को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये है विकसित भारत। और अगर ये भी आपको नहीं दिख रहा तो विपक्ष अगर धृतराष्ट्र अभी बना हुआ है, आपने कुछ किया नहीं, आपने अपने शासनकाल में कुछ किया नहीं। और अब केंद्रीय सरकार बेहतरीन काम कर रही है, मोदी की सरकार। आप बीच में टोकिए मत ना। आपको एक नैतिकता पता होनी चाहिए, एक चर्चा की नैतिकता पर ध्यान दीजिए। आप चलिए अपने पॉइंट्स कंप्लीट करिए। हरगोविंद जी प्लीज। नहीं, अरे कहां से ये लोग बेमतलब की बिना तर्क की बातें करते हैं और शोर मचा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं किसी को। अरे काम आपने किए नहीं, जनता ने आपको बाहर कर दिया। और डिबेट में भी तो आप कम से कम नैतिकता को जानिए डिबेट की। चलिए ठीक हरगोविंद जी पॉइंट्स। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और ये मैं कह रहा हूँ ये उस तरफ ना जाए, उस तरफ कर्ज माफी का पॉइंट अनाज सड़कों पे सड़ रहा था। बस 10 सेकंड अब समय समाप्त होने वाला है। बांटने की व्यवस्था नहीं है जी। ठीक है मैं आशा करता हूं मैंने सभी को एक बराबर का मौका दिया। हाँ, सभी को बराबर का मौका दिया। डिबेट है, समय सीमा है, ब्रेक्स होती हैं, लेकिन हम जनता तक एक अच्छी पिक्चर पहुंचाना चाहते हैं और सभी से बराबर के पॉइंट्स लेकर जनता विश्लेषण करेगी कितना सच कितना झूठ और उनको क्या समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे वरिष्ठ सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ थे, उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन और विश्लेषण यहां पर दिया। अमित गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से अर्थशास्त्र के एंगल से समझाया। विक्रमजीत जी आपका धन्यवाद, आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। तनु जी आपका भी धन्यवाद और हरगोविंद अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये मुद्दा था चर्चा का। डिबेट तो करते ही हैं लेकिन हम चर्चा का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि आप तक संदेश पूरा का पूरा पहुंचे और फिर आप विश्लेषण करें, क्योंकि अब विश्लेषण का ही समय है। बजट जो है वो सामने आ चुका है। आगे दीजिए, अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।